शायरी हो या नस्र, दोनों की दुनिया हम देखते हैं कि औरत के दम से आबाद है, बल्कि हर तरह के जो फ़नून हैं उनमें किसी न किसी रूप में एक हुस्न के तौर पर औरत मौजूद होती है। एक मुद्दत तक औरत अपनी तख्लीकी सलाहियतों से महरूम रही। वो नहीं जानती थी कि किस तरह अपने जज्बात का इजहार करे, अपने एहसासात को अल्फाज के पैकर में ढाल कर पेश करे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसे अपनी तख्लीकी सलाहियतों का अंदाज़ा हुआ, उस पर इंकिशाफ ज़ात हुआ, तो उसने अपने जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी का हुनर अपने कलम के सुपुर्द कर दिया। और यहाँ से हम देखते हैं कि औरत की तख्लीक़ात मंजर आम पर आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये तानीसियत के रूप में भी सामने आई। तो उर्दू अदब की तानीसी आवाज़ के हवाले से हमने जिन मौजूद शख्सियात को मदऊ किया है, उनमें आज की इस बज़्म को के वक़ार को दोबाला कर रहे हैं पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए मशहूर व मारूफ शायर, ड्रामा निगार, नगमा निगार, वारिस, दहलीज, समंदर, रात, वक्त, अपने लोग, ऐसे मारूफ टीवी सीरियल्स के हवाले से जाने जाने वाले और सितारा इम्तियाज़ से सरफराज जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब, इस्तकबाल करते हैं हम आपका। साथ ही साथ अभी हमारे एक इजलास को बहुत वक़ार बख्श चुकी हैं। इस बज़्म में मौजूद हैं डॉक्टर सुकृता पाल कुमार साहबा, आपका भी इस्तकबाल है। मारूफ स्कॉलर हैं, राइटर, क्रिटिक, खूबसूरत लब लहजे की शायरा भी, जिन्होंने ख़वातीन के मसाइल व मौज़ूआत, अदबी तराजम, कल्चरल डाइवर्सिटी और हिंदुस्तान की मालामाल अदबी रिवायत पर बहुत काबिल कदर काम किया है। आपका सरमाया न सिर्फ ही कि हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत कदर व मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। इसके अलावा मारूफ फिक्शन निगार, हसास लब लहजे की खूबसूरत शायरा, ऑल इंडिया रेडियो की मारूफ ब्रॉडकास्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की सीनियर फेलो और सार के अवार्ड याफ्ता डॉक्टर तरन्नुम रियाज साहिबा भी इस बज़्म की रौनक बढ़ा रही हैं। आपका भी इस्तकबाल है। और इस मुज़ाकरे के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर कर रही हैं डॉक्टर बारा फारूकी साहिबा, मारूफ स्कॉलर हैं, अदीबा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उर्दू शेर व अदब के अंग्रेजी ट्रांसलेशन पर आपका काम अदब की दुनिया में बहुत कदर व मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। उनके वालिद गिरामी भी यहाँ मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल है। उर्दू अदब की वो मशहूर व मारूफ शख्सियत जिनके लिए अल्फाज कम पड़ते हैं, तो आप सबका इस्तकबाल है। आइए आगाज करते हैं इस खूबसूरत मुज़ाकरे का। ख़वातीनो हज़रात, जश्न उर्दू में आज मेरे साथ हम सब के साथ गुफ्तगू करने के लिए जनाब अमजद इस्लाम अमजद लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। मोहतरमा सुकृता पॉल कुमार दिल्ली से और मोहतरमा तरन्नुम रियाज श्रीनगर से आपके सामने हाजिर हैं। हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है उर्दू अदब की तानीसी आवाज़, द वर्ड ऑफ वुमन इन उर्दू लिटरेचर। अमजद इस्लाम अमजद is a name which is a household word in Pakistan, mainly because of his highly successful television plays and his poems, which have a tone of their own, which is marked by the bittersweet experience of life and love in modern times, in the modern world. Recently, his poetry has been translated into French and Italian and has been received with acclaim internationally. So I think we are going to, definitely we will benefit from his opinion and his comments upon what he's going to, we will be in conversation with him about the word of women in the world of Urdu literature. And of course, Dr. Sukrita Paul Kumar, who's like an elder sister to me and has been active in the fields of translation from Urdu and has introduced modern Urdu writing to English readers. She writes poetry in English and is also a painter of distinction. So we're looking forward to listening to her and interacting with her in today's conversation. Tarannum Riaz Sahiba, the youngest panelist this afternoon, is a famous modern Urdu story writer and poet whose work has attracted the admiration and appreciation of even such senior and severe critics as the late Wazir Agha and Waris Alvi Sahab. I'm sorry, Waris Alvi. I meant Waris Alvi, I'm sorry. And Tarannum Riaz Sahiba has written very beautiful poetry in the feminist voice. So we will look forward to listening to her comments on what she has to say about the scene of Urdu poetry by women.
Now, rather than indulge in general descriptive details, I would like to direct myself to the senior guest this afternoon, Mr. Amjad Islam Amjad, and I would request him to tell us about how he feels about the presence of young female voices in modern Urdu writing. Amjad bhai, आप चाहें तो उर्दू में जवाब दें या अंग्रेजी में जवाब दें. तो young female voices उर्दू writing में जो आज आपको नजर आ रही हैं, उनके बारे में आप अपना comment. जी, बहुत शुक्रिया. मैं उर्दू में ही एटलीस्ट ज़्यादा फील करूँगा जी. असल में आज की आवाज़ें जो हैं उनको देखने के लिए या अप्रिशिएट करने के लिए थोड़ी सी ज़रूरत शायद इस बात की, क्योंकि मुझे आपने सबसे पहले कहा कि थोड़ा सा इसका पस मंज़र कि उर्दू ज़बान में जो फीमेल राइटर्स हैं हमारी, हिस्टोरिकली इनको हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं. जैसा कि हम सब जानते हैं, जो मुआशरे यूँ समझिए कि 18वीं सदी से कबल तक दुनिया में रहे हैं, उनमें ख़वातीन को आगे आने के मौके जो हैं वो इक्का दुक्का एक्सेप्शन से कता नज़र कहीं मिलते नहीं थे. हिस्ट्री में भी आप देखेंगे तो कभी एक सैफो का नाम आ जाएगा या खनसा का या इधर मीराबाई का, या तो इक्का दुक्का चंद नाम हैं. यहाँ कुछ हिस्टोरिकली के जी पहली गज़ल गो खातून मारका जो हुई, लेकिन हम देखते ये हैं कि वेस्ट में इवन पिछली सदी तक ऐसा था कि बहुत सारी ख़वातीन राइटर जो हैं वो अपने नाम की बजाय मर्दों के नाम से उसकी आड़ में लिखती थी. तो वो सोसाइटी भी अभी इतनी ज़्यादा ख़वातीन के लिए आप कहना चाहिए कि वो ओपन नहीं हुई थी. हम लोग जो कि रहे एक तरह से कॉलोनियल उसमें सिस्टम में, तो हमारे यहाँ जो हमारा माजी का आप कह लीजिए एक माहौल था कि जिसमें औरत जो है वो सिर्फ घर तक महदूद थी, तो उसको सामने आने में और भी ज़्यादा वक्त लगा है जो कि हमारे सामने है. हम ये देखते हैं कि 20वीं सदी के आगाज़ में जब ख़वातीन के हकूक़ के लिए कुछ आवाज़ें उठना शुरू हुई और तहज़ीब निस्मा और इस्तनाहूर और कुछ रिसाले भी ख़वातीन के निकले, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं 1930-35 से कबल तक अब ये कह लीजिए कि इनकी कोई फॉर्म या शक्ल सामने नहीं आई थी. तरकीब पसंद तहरीक के साथ और उसी ज़माने में हम देखते हैं कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो पहली बार मर्दों के शाना बशाना लिटरेचर में नज़र आती हैं. इससे पहले मर्दों के माशरे में उनकी सरपरस्ती तो की जाती थी, लेकिन उनको अपने बराबर का शायद नहीं समझा जाता था. तो हम देखते हैं कि हिजाब इम्तियाज़ अली या कुर्रतुल ऐन हैदर और इसमत चुग़ताई, ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने आकर उर्दू अदब में अपना जो मकाम और नाम है वो इस तरह से इस्टेब्लिश किया कि उस वक्त से लेकर अब तक हम देखते हैं कि ख़वातीन में बेहतर से बेहतर लिखने वाली ख़वातीन फिक्शन में भी और पोइट्री में भी सामने आ रही हैं. तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये सारी गुफ्तगू जो हम इस वक्त करेंगे ख़वातीन के अदब के बारे में, इसकी टोटल उम्र कोई 70-80-85 बरस के दरमियान है जिसमें हम बातचीत कर सकते हैं. हिंदुस्तान में जो पार्टीशन से पहले ख़वातीन थी, जैसे मैंने कुर्रतुल ऐन का मोहतरमा का नाम लिया, इसमत चुग़ताई हैं, फिर कुछ अरसा बाद जिलानी बानो आई हैं, वाजिदा तबस्सुम आई, तो ये लोग तो हम तक पहुँचते रहे पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ की यंगर जनरेशन में और उर्दू में ख़ास तौर पे लिखने वाली ख़वातीन जो हैं उनका हमारे साथ कोई बहुत ज़्यादा वास्ता ताल्लुक़ नहीं रहा. एक बहुत बड़ा ज़रिया जो रहा वो साहब हमारे सामने, हमारे सबके मोहतरम बैठे हैं फारूकी साहब, तो शबखून के ज़रिए से बहुत से नाम जो हैं हमारे सामने आए. लेकिन अदरवाइज चूँकि किताबों का आना और दूसरे और कम्युनिकेशन अभी इतनी आम नहीं हुई थी जैसे आजकल ये कंप्यूटर के एज में, तो हम फेसबुक पे और दूसरी चीज़ों पे तो उस वक्त रिसाइल ही थे या किताबें जिनके ज़रिए से पता चलता था कि हिंदुस्तान में इस वक्त कौन कौन सी ख़वातीन जो हैं वो अच्छा लिख रही हैं.
उनके बारे में तो मेरे ख्याल में मेरी जो साथी दोनों ख्वातीन हैं वो ज़्यादा आसानी से गुफ्तगू कर सकेंगी, क्योंकि मैं सिर्फ बात अपनी उन सीनियर इस्मत आबा के बारे में या कुरातुन हज़रत उनके बारे में थोड़ा बहुत अर्ज़ कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं इन पर छोड़ते हुए पाकिस्तान में अगर आप देखिए तो ये जो जनरेशन थी पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद, जिसमें हाजरा मसरूर हैं, खदीजा मस्तूर हैं, अदा जाफरी, अब शायद आप लोगों के इल्म में ना हो, अगरचे बड़ी अफसोसनाक खबर है मैं आपको दे रहा हूँ, कल ही उनका इंतकाल हुआ है। तो वो हमारी अब सबसे सीनियर थी, या अपना ज़ारा निगाह हमारी हैं, फिर किश्वर और फहमीदा, फिर परवीन शाकिर, बहुत मैं समझता हूँ मेजर नाम है 20वीं सदी के निस्फ़े आखिर का। और उनके बाद इस वक्त अब जो हमारे यहाँ शुअरा ख्वातीन हैं वो एक तो ये है कि पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, जैसे फारूकी भाई जानते हैं अमेरिका में हुमैरा रहमान है, सबिया सबा हैं, फरज जाहिद हैं, और कुछ इशरत आफरीन हैं बहुत अच्छी जो है। इसी तरह दुनिया के कुछ और मुल्कों में भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में परवीन शाकिर के बाद की जो जनरेशन है उसमें ज्यादा फेमिलियर नाम शायद आप लोगों के लिए नौशी गिलानी का हो, क्योंकि वो बहुत, लेकिन उसके अलावा यास्मीन हमीद हमारे यहाँ बहुत, शाहिदा हसन जो परवीन की कज़न भी थी उनके साथ भी थी, फातिमा हसन है। तो एक तसलसल में हमें नजर आता है कि ये जो 60 की दहाई थी, और एक अजीब बात मैं आपसे शेयर करूं कि 60 की दहाई में अमेरिका, जो कि शायद इस दुनिया में विमेन एमेंसिपेशन के हवाले से या राइट्स के हवाले से सबसे आगे समझा जाता था, तो वहाँ की जो दो बहुत बड़ी शायरात थीं, एंजेला डेविस और सिल्विया प्लाथ, दोनों खुदकुशी करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। तो इससे आप उन मसाइल का अंदाज़ा कर सकते हैं जो एज ए विमेन हर तरह के मुआशरे में औरतों को दरपेश रहे हैं। फी ज़माना जैसा हमने देखा है कि, और मैंने अर्ज भी किया कि मुझे फिक्शन में कोई अंदाज़ा नहीं कि यहाँ पिछले 50-60 बरस में कौन सी ख्वातीन ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में आप देखेंगे तो नीलोफर इकबाल हमारी राइटर हैं, उनके कुछ प्लेस भी मैंने किए हैं, शायद आप में से घंटी एक उनका प्ले मेरा बहुत मशहूर हुआ था। फरद परवीन हैं, तारा इकबाल हैं, वो आती रहती हैं सार्क की भी यहाँ। तो ये कुछ ख्वातीन हैं जिन्होंने फिक्शन में, और कुछ पुराने नाम है जैसे बुशरा रहमान का नाम शायद आप लोगों ने आपके इल्म में हो, बुशरा इजाद। तो ये एक इस वक्त सीन जो है मौजूद, लेकिन थोड़ी सी 2 मिनट में बात इससे जरा हटके आपसे ये करना चाहता हूं कि इस वक्त इंडिया हो या पाकिस्तान, दोनों जगहों पे जो बुनियादी मसला है वो उर्दू ज़बान के स्क्रिप्ट का है। ये स्क्रिप्ट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे नॉस्टैल्जिया का हिस्सा बनता चला जा रहा है। जो नई नस्ल है उसके लिए ये कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, अंग्रेजी ज़बान ही से उनकी वाबस्तगी होती है। मैं फारूक भाई चंद बरस पहले शिकागो में एक उर्दू की नई बस्तियां के नाम से सारी दुनिया में आजकल फंक्शन होते हैं, तो मुझे भी उन्होंने उसमें बोलने के लिए कहा। तो मैंने अर्ज किया कि ये तो नाम ही गलत है, ये जो आपने पीछे बोर्ड लगाया हुआ उर्दू की नई बस्तियां, इसलिए कि आप हॉल में 200 के करीब लोग बैठे हैं और इनमें से 2 आदमी हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है, और वो दोनों मीडिया के लोग हैं जो कवर करने आए हुए हैं। तो जी, तो वही मैंने अर्ज किया कि ये किस तरह की बस्तियां, ये तो हम लोगों का नॉस्टैल्जिया है कि चूंकि हमारे पास डॉलर है, हम पाकिस्तान से कभी गाने वालों को बुला लिया, कभी शायरों को बुला लिया, अदीबों को बुला लिया। तो असल चीज तो ये है कि ये लैंग्वेज किस तरह से, हम सब जानते हैं कि एज ए स्पोकन लैंग्वेज उर्दू इस वक्त दुनिया की पहली 3 जबानों में से एक जबान है। तो इतना बड़ा रुतबा होने के बावजूद उर्दू स्क्रिप्ट जो है वो शायद 20 से भी पीछे वाली पीढ़ी में चला गया है। तो ये वो एक चीज है जिसकी तरफ शायद जितने उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं, चूंकि ये जश्न रेख्ता है, इस हवाले से मैं अर्ज करता हूँ कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इसका स्क्रिप्ट जो है वो किसी तरह से न सिर्फ बहाल हो बल्कि ये कंप्यूटर वर्दी भी हो, क्योंकि जब तक ये कंप्यूटर वर्दी नहीं होगा और इसके साथ इंटर ट्रांसलेटेबल नहीं होगा तो शायद हम इस तेज रफ्तार दुनिया में अब, क्योंकि अब तर्जुमों के जरिए से हम नहीं
आगे बढ़ सकते। तो ये चीज़ें, ये जो हमारे लिखने वाली ख्वातीन हैं उनका भी, और हम जो मर्द लिखने वाले हैं, सब उर्दू के लिखने वालों का ये मसला है कि हमारी रीडरशिप जो है आइंदा आने वाले ज़मानों में वो सुकड़ती जाएगी और महदूद होती जाएगी स्क्रिप्ट की वजह से। तो इस सवाल को सामने रखते हुए मैं अपनी इस बात को वाइंड अप इस तरह से करता हूँ कि फिल वक्त जो हमारी बाद की नस्लें आ रही हैं, इनमें अच्छी शायरात और अच्छे नस्ल लिखने वाली ख्वातीन की खासी माकूल तादाद है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे इस बात का बहुत शुबा सा है और फिक्र भी है कि आइंदा 20-25 साल के बाद हमारी इन तहरीरों को पढ़ने वाले कितने लोग बाकी रह जाएंगे हमारे स्क्रिप्ट में। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अमजद साहब। और अब मैं सुकृता मैम से अपना सवाल करूंगी। आपकी बात पे हम लोग दोबारा आएंगे, लेकिन फिलहाल हम उर्दू में औरत की आवाज़ पे वापस जाते हैं। और सुकृता मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी एक बहुत अहम किताब इस्मत, हर लाइफ एंड टाइम्स, आपने जो पब्लिश की, यू हैव पब्लिश्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉल्यूम। वुड आई बी राइट इन अंडरस्टैंडिंग दैट यू रिगार्ड इस्मत एज एन आइकॉनिक पर्सनैलिटी एंड representative female voice of Urdu from the 1940s onwards? And if I'm right, what do you have to say to that? Thank you, बारा। मुझे ये लगता है कि इस्मत चुगताई से जब से हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनकी एक कहानी लिहाफ प्रिस्क्राइब करवाई, और वो ज़बरदस्ती करवाई क्योंकि वो लिहाफ जो थी, इट वॉज एन आइकॉनिक स्टोरी, थी ही आइकॉनिक। 1942 में छपी थी वो, और 1942 में वो ऐसी कहानी उर्दू लिटरेचर में आना, पहले तो वो ही मुझे याद आता है कि इस्मत आपा को मैं बहुत कम मिली हूँ, 1-2 बार, और वो उनकी जो पर्सनालिटी थी वो इतनी ओवरवेलमिंग पर्सनालिटी थी कि देख के भी कोई घबरा जाता था, क्योंकि बहुत मुंह फट थी वो, बहुत मुंह फट। तो उनको ना पसंद कोई चीज़ हो तो वो एकदम से कह देती, क्या पूछ रही हो बेहूदगी के साथ, क्यों पूछ रही हो ये मुझे, तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड। और मुझे याद है मैं उस वक्त थी भी बहुत यंग एंड आई वॉज ट्राइंग टू डू सम वर्क इन अमेरिकन लिटरेचर, लेकिन मुझे अमेरिकन लिटरेचर उसके सामने बहुत सिसी लगता था, वेरी सिसी। तो मैंने कहा कि इस्मत चुगताई की पर्सनालिटी, उनकी फिर राइटिंग तो बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो वो ऐसे ऑब्सेशन सा हो गया था इस्मत आपा के साथ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ गया कि जब मैं आई वॉज इन अ पोजिशन कि मैं उसको प्रिस्क्राइब करवा सकूं, तो थोड़ी सी थोड़ा सा करना पड़ा, वो लड़ाई करनी पड़ी, झगड़ा करना पड़ा विद इंग्लिश डिपार्टमेंट, क्योंकि इंग्लिश डिपार्टमेंट में उर्दू को इंजेक्ट करना वाज नॉट इजी। हालांकि ट्रांसलेशन में ही था, लेकिन वो ज़माने में इजी नहीं था। आजकल तो सब बहुत शौकिया भी करते हैं ये कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में रह के ट्रांसलेशन पे काम करके, या ना भी ट्रांसलेशन पे काम करें, ना भी सेंसिटिविटी हो, तो वो ये ज़रूर थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन वाला लिटरेचर ले आते हैं। तो आजकल फैशनेबल भी हो गया है, तो उसमें एक और प्रॉब्लम आ गई है कि बहुत ख़राब ट्रांसलेशंस भी प्रिस्क्राइब हो जाती हैं, और हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और हेल्पलेसली वो कर रहे हैं। लेकिन एनीवे, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, जब इस्मत चुगताई पर ये जब बात आई कि हाँ हम प्रिस्क्राइब कुछ कर सकते हैं, तो मैंने मंटो की वो आइकॉनिक स्टोरी वो प्रिस्क्राइब करवा दी थी। कौन सी करवाई होगी सबको पता है सो वो, और फिर उसके बाद ये इस्मत चुगताई का लिहाफ। तो उसके फिर ये हुआ कि वो उसको फिर सब लोग अपने अपने तरीके से पढ़ाने लगे, जो कि ठीक है, पढ़ा लें। लेकिन मुझे ये सूझा कि जब तक हम ये कहानी को कंटेक्चुअलाइज ना करें, और इस्मत आपा को कंटेक्चुअलाइज ना करें इन द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट उर्दू लिटरेचर एंड देन इंडियन लिटरेचर एंड देन वर्ल्ड लिटरेचर, जब तक ये कंटेक्चुअलाइजेशन नहीं होगी तो ये समझ के बाहर है कि क्या हुआ। इट वॉज अ हैपनिंग, लिहाफ वॉज अ हैपनिंग। और इस्मत आपा ने खुद ये कहा हुआ है कहीं पे कि उनकी एक्चुअली कागजी है पहरान में, तो उन्होंने कहा कि ये जब ये मैंने ये कहानी छपी, तो मैंने जब मेरे बहुत सी चिट्ठियाँ आती थी, बहुत सी चिट्ठियाँ, तो जब मैं चिट्ठी खोलती थी तो वो कीड़े मकोड़े और सांप और क्या क्या निकल रहे थे। तो उनकी आदत थी ऐसे बात करने की, मतलब कि गालियाँ बहुत निकलती थी, बहुत गालियाँ। तो सो शी वाज सो यूज्ड टू इट, और चटपटी बातें तो वैसे भी वो करती थी बहुत। तो बस उसकी खूबसूरती ये थी कि उन्होंने वो चटपटी बातें जो हैं, जो कहाँ से सीखी उन्होंने, जो उनकी बहुत सीनियर वो दादी नानी सब, वो हवेली में, जोधपुर की हवेली जो उनकी थी, और सब
ओल्ड विमेन बहुत थी उस घर में, सारी जॉइंट फैमिली और बहुत सारी वो औरतें, और वो जो कोर्टयार्ड में बैठ के, इनर कोर्टयार्ड में बैठ के जब सब मर्द चले जाते थे या नहीं भी जाते थे तो बाहर वाले कमरे में बैठे होते थे, और इनर कोर्टयार्ड में ये गॉसिप और स्कैंडल की लैंग्वेज जो औरतें यूज करती हैं, जो कि एक्चुअली स्टीरियोटाइप भी है लेकिन बहुत खूबसूरत लैंग्वेज होती है वो, क्योंकि वो एग्जैजरेटेड होती है, उसमें मुहावरे बहुत आ जाते हैं, वो सब कुछ होता है। तो आजकल तो वो भी नहीं है, सब स्टैंडर्डाइजेशन हो गई है, एक जैसी भाषा, एक जैसी जुबान सब बोलते हैं। इट इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन एनीवे इनर कोर्टयार्ड में बैठ के तो ये कैसे इन्होंने सीखी ये जुबान, ये वो बच्ची थी जब, तो दीवार, वो क्या, अंडर द बेड, बिहाइंड द डोर्स, ऐसे करके वो सुन सुन के उन्होंने सब सीखी, और वो उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया उस जुबान को कहानी लिखने में। अब वो कहानी तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड एक जानर है, तो उसको कैसे, और वो उर्दू लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर के पोइटिक्स, उर्दू लिटरेचर की वो पर्शियन का ट्रेडिशन उसमें आ रहा है, और वो कहानी का एक डिग्निटी ऑफ दैट लैंग्वेज, तो औरत को उसमें औरत की जुबान, जिसको फिर आखिरकार एक्सेप्ट किया गया, जिसको बेगुमाती जुबान कह के एक्सेप्ट किया गया, और वो बेगुमाती। मैम मैं कह रही हूँ कि जैसे उनकी कहानियों में जो चाइल्ड प्रोटैगनिस्ट अक्सर जो उन्होंने बच्चे की जबान से जो बयान किया, तो क्यों आपको ये नहीं लगता कि वो अनलर्निंग भी, उन्होंने औरतों को एक अनलर्न करना भी भी उर्दू अदब में, है ना, अनकंडीशन माइंड, हाँ, कि अनकंडीशन माइंड से, बिल्कुल, हाँ। तो बस मुझे लगता है कि नहीं तो मैं तो चलती जाऊंगी ये कहानी बेगुमाती जुबान, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की, दो चीजें। एक तो ये कि बेगुमाती जुबान को एक डिग्निटी दिलवाई, और वो लोगों को मतलब करना ही पर हावी उन पे हो गई वो, कि उनको एक्सेप्टेंस देनी ही पड़ी। क्यों देनी पड़ी? क्योंकि एक चौथी का जोड़ा, हालांकि मुझे वो कई कहानियां लिहाफ से ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन वो इग्नोर हो गई क्योंकि लिहाफ का एक वो सेंसेशनल वैल्यू भी था। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि वो लिहाफ ने दरवाजे खोल दिए सारे, और वो जो प्रोग्रेसिव थॉट जो था, एक ऑल्टरनेटिव सेक्सुअलिटी वाला, वो भी आ गया इसमें, टच ऑफ लेस्बियनिज्म, एटलीस्ट उसको समझने की सब कोशिश करने लगे। हालांकि वो डेकेडेंट नवाब जो थे लखनऊ के, वहां से वो गुजरी हुई है सारी वो जर्नी, वहां से आती है। लेकिन एनीवे उसमें ना जाते हुए सिर्फ ये मुझे कहना है कि ये इनका जो इन्होंने जो फाउंडेशन, एक तरह से मॉडर्न लिटरेचर में जो फाउंडेशन बनाई, वो यही थी कि वो रियलिज्म को ऐसे मैजिकल, वो रियलिज्म ही मैजिकल रियलिज्म बन गया, एक्चुअल रियलिज्म। ऑटोबायोग्राफी जो उनकी कागजी है पहरान, वो ऐसे लगता है जैसे एक नॉवल है, जो अपनी कहानी कह रही है वो नॉवल की तरह है। और जो टेढ़ी लकीर पढ़ते हैं अगर आप, तो टेढ़ी लकीर एक्चुअली फिक्शन लगता है, सॉरी ऑटोबायोग्राफी लगती है। वो जो फाइन लाइन होती है ना, ये औरत की करेज और करेज ऑफ कन्विक्शन। फारूकी साहब का जो अभी नॉवल रिसेंटली आया मिरर ऑफ ब्यूटी, उसमें भी बहुत खूबसूरती के साथ वो औरत का प्रोटैगनिस्ट जो है, लेकिन कंटेम्प्रेरी लेंस के थ्रू जब देखते हैं, तो वो जो चीज मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होता है ना, जो जुबान मिली, वो जो ताकत मिली, तो इसमें चुगताई जैसी फाउंडेशन, जिसको मैं एंड्रोजिनी कहूंगी, जो मेल फीमेल काइंड ऑफ कंपोनेंट कमिंग टुगेदर, तो एक तरह की वो पावर ऑफ कन्विक्शन, जिसको हम फेमिनिस्ट कह देंगे। तो फेमिनिज्म कहते ही कुछ लोग एकदम कहते हैं ओह क्यों आप स्लॉट कर रहे हैं, लेकिन फेमिनिज्म यही तो है कि अपनी आवाज में, औरत को अपनी आवाज में दम लगे, और वो फिर हाँ, वो जो दम है वो बाहर आए। मतलब बेगमाती जबान से आपका है मतलब है कि एक ताकत महसूस हो रही है अपने अंदर, मतलब वो रोने वाली आवाज नहीं है, बल्कि जी जो एक्चुअली वर्ड्स हैं, जो लफ्ज हैं, वो भी, हाँ, वो अल्फाज जो हैं उनमें ताकत है, उनमें कोई लेमेंटेशन नहीं है, कि कोई विक्टिमाइजेशन का एहसास नहीं है, बल्कि उनमें एक परसेप्शन है, और जिसमें कि वो दुनिया को एक बड़ी एस्ट्यूट निगाह से देख रही हैं, हालात को समझ बूझ और समझदारी के साथ कि कैसे हमें डील करना है। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक ऐसे लिखा जो पम पम डार्लिंग, तो लेकिन उसके जवाब में जो उन पर लिखा गया लेडी चंगेज खान, तो इसमें चुगताई को लेडी चंगेज खान कहा था यानी आपा ने।
तो मैं समझती हूँ कि इस्मत चुगताई के साथ एक, जैसा कि सुकृता मैम ने हम लोगों को बहुत ही उम्दा तरीके से समझाया कि इस्मत चुगताई का 1940s ऑनवर्ड्स एक बहुत ही अहम किरदार रहा है उर्दू नस्र को शेप करने में, और औरतों के कलम को ख़ास तौर से, चाहे वो अपने आप को लाख प्रोग्रेसिव समझती रही हों, जैसे कि लिहाफ कहानी में भी उन्होंने बाद में ये के बारे में उन्होंने प्रॉबेबली उन्होंने कहा कि वो शी वॉज नॉट बिल्डिंग अ केस फॉर लेस्बियनिज्म, एंड बाद में उन्होंने ये बयान भी किया है कि उन्हें वो शी हैड एक्चुअली मॉडल्ड द स्टोरी ऑन अ रियल पर्सन, एंड लेटर she found that lady to be happily married and with a baby in her arms, and you know she was happy that she had been corrected of that ill that she had she had fallen into. But actually because the story is written from the point of view of a young girl who is actually watching all the events taking place, so it really it's an eye opener for all future writers, and it sends a very subtle message that आप दुनिया को पहले, आप अपनी कंडीशनिंग को, अपने जहन को पहले क्लेंस तो करिए, आप पहले अपनी आंखों पर से पर्दा, जो डिप्टी नज़ीर अहमद और इस तरह के जो फैबुलस थे हमारे, जिन्होंने हम लोगों को पहले हमारी एक कॉन्शियसनेस बिल्डिंग कर दी कि इस तरह से औरतों को दे शुड स्ट्राइव टू बी आइडियल मदर्स एज वेल एज दे शुड बी वेरी एरुडाइट एंड इंटेलेक्चुअली ऑल्सो बड़ी एजुकेटेड भी होनी चाहिए, तो दे शुड बी एबल टू स्ट्रैडल बोथ द वर्ल्ड्स, और दोनों नाव में उनको पैर रख के चलना चाहिए। तो जैसे प्रेमचंद थे और इस तरह के जो भी, जैसे उर्दू में जो पढ़ने वाली हम लोग, जिन तरह की उर्दू में जो मुसलमान औरतें या जो भी उर्दू जानने वाली औरतें पढ़ती थी, तो वो ना पढ़ के पहले आप उन चीज़ों को भुलाइए, फिर आप एक इनोसेंटली देखिए दुनिया को। तो आप देखिए कि दुनिया में जब किस तरह से आपको फाइट करना पड़ता है, और किस तरह से जितनी भी रस्में हैं वो बहुत ही जालिमाना रस्में हैं। बच्चे की निगाह से तो फिर वो सब चीज़ें बिल्कुल उल्टी नज़र आती हैं, और जब वो उल्टी नज़र आती हैं तब भी आपको उसका पूरा पावर रिलेशंस भी नज़र आने लगते हैं। जैसे कि लिहाफ में वो दिखाई देता है कि वो जो उसकी मुलाजमा है, जो उसकी मालिश करती है और जिसके साथ उसके रिलेशंस या जो भी हैं, तो वो इसीलिए है बिकॉज वो उसके नॉट नेसेसरली कि वो एंजॉय करती है उसके साथ रिलेशंस, बट वो उसके कब्जे में है, सो शी हैज टू प्रोवाइड दोज सर्विसेज टू हर मिस्ट्रेस. So, though Ismat Appa might not have been aware that she is describing power relations, but she was doing precisely that. So you see that that she inaugurates a whole new and I think that the book that Sukrita ma'am has provided to all of us, I think it really has gone a long way in opening a new chapter in Urdu studies for all of us. So I think we'll go back to but now I think it's time for us to devote some time to Urdu poetry. And Tarannum Sahiba, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप हमें ये बताएं कि इस्मत आपा के बाद जैसे मान लीजिए शायरी की बात अगर हम करें कि शायरी के आसमान पे बहुत सारी कम से कम 4-5 बहुत अहम तानीसी आवाज़ें नज़र आती हैं हमें इस्मत आपा के बाद, ख़ास तौर से जैसे शफीक फातिमा शेरा हैं, किश्वर नाहिद साहिबा हैं, फहमीदा रियाज हैं, सारा शगुफ्ता हैं और बिल्किस ज़फ़ीरुल हसन हैं वग़ैरह वग़ैरह। तो इन सब शायरातों में से आप अपने करीब तरीन किसको समझती हैं और क्यों? क्योंकि आप खुद एक शायर हैं, तो आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ। शुक्रिया। आदाब ख़वातीन हज़रात। असल में हर अच्छी चीज़ को मैं अपने करीब समझती हूँ, खुसूसी तौर पे किसी एक को नहीं, लेकिन जैसे जिन्हें हम उर्दू शायरी की खातून अव्वल कहेंगे वो अदा जाफरी साहिबा थी, और यहाँ बदायूं से थी। अदा जाफरी बदायूं नहीं कहलाती थी, और उसके बाद पार्टीशन के बाद वो सिर्फ अदा जाफरी के नाम से लिखने लगी। और उनके यहाँ की जो अगर तानीसियत का जिक्र कर रही हैं बारा साहिबा, वैसे ये बता दूं आपको कि कश्मीरी में एक मुहावरा है, रहमत बारान इस छी प्यारान, कि ए गर्मी में बरसने वाली खुशगवार बारिश, हमको तुम्हारा इंतज़ार है, इसलिए आपका नाम बहुत खूबसूरत है। तो जनाब हम ये अर्ज़ कर रहे थे कि जैसे अदा जाफरी साहिबा का कि एक खामोश किस्म का तानीसी एहतजाज जैसे आप निसाइयत के ज़ुमरे में भी रख सकते हैं पहले पहल, क्योंकि उसमें शोर नहीं था जैसे कि बाद के राइटर्स के यहाँ। गो के जब सैनिका फॉल्स में 18वीं सदी के आखिर में ये एहतजाज शुरू हुआ, राइट ऑफ वोट के लिए जब लड़ने लगी ख़वातीन, तो
उन्हीं दिनों थोड़ा थोड़ा हमारे इंडिया में जो अनडिवाइडेड इंडिया था, लोगों ने, जैसे कि आपने फरमाया अमजद भाई ने, कि ख़वातीन अपने भाइयों के या शौहर के या वालिद के नाम से लिखा करती थी, जैसे खुद साले आबिद हुसैन हमशीरा गुलाम सैयदन के नाम से लिखती थी, जो गुलाम या बेगम अब्दुल कादिर जी। तो ज़ेखेशीन, ज़ोरा खातून शेरवानी, ज़ेखेशीन रह गई। तो यानी क्या हम अर्ज कर रहे थे कि उम्र भर ज़हन के गुमनाम जजीरों में रही, बेगुनाहों की तरह मैं भी असीरों में रही, मेरे पैरों तले जन्नत हुई तामीर, मगर मेरी किस्मत तेरे हाथों की लकीरों में रही। तो ये बड़ा खामोश सा एक एहतजाज था। इस तरह की शायरी उनके यहाँ, और बेइंतहा खूबसूरत और मजबूत, और जिसे आप संगमील कह सकते हैं उर्दू तानीसी अदब का एक तरह से। और दूसरा, हमको ये नहीं भूलना चाहिए था कि बहुत ज़्यादा मारूफ शायद ना रही हों रज़िया सजाद ज़हीर, लेकिन उनकी कुछ कहानियाँ खालिस तानीसी कहानियाँ, जैसे कि ज़र्द गुलाब के, जिसमें वो अपनी बेटी को खत लिखती हैं मरने से पहले, कि ये पेंटिंग एक होती है उनकी, कि मुझे बड़ी अजीज़ है ये पेंटिंग, और उसके बाहर एक गुलाब गिरा पड़ा होता है, जिसे वो खुद से इस्ताराती तौर पर खुद से उसे मंसूब करती हैं। जहाँ तक अस्मत आपा का ताल्लुक़ है, और लिहाफ का जो शोर है, वो एक दौर था जिसमें वो शोर मच गया। अब ऐसी बहुत सी कहानियाँ बहुत सी ज़ुबानों में लिखी जा चुकी हैं, और बहुत मशहूर भी हुई हैं, और बहुत रुस्वा और बदनाम भी हुई हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर सुकृता पाल साहिबा ने, जो मेरी बहन की तरह हैं, उन्होंने फरमाया कि जो डिक्शन था अस्मत आपा का, हम आपसे अर्ज़ करें कि आप अभी अरविंद एडिगा के से पहले एक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई साहिबा का एक नावल जो है, आप अगर उसको पढ़ें, उसमें वही जहरखंद है जो अस्मत आपा के यहाँ है, वही, यानी जो महसूस किया दिल से वो लिख डाला, बिल्कुल वही जहरीली जुबान है, और उसमें आपको लगेगा कि जज्बात का कोई अमल दखल ही नहीं है। मैंने उनकी सिर्फ वही एक नावल पढ़ा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जान सकती किरण साहिबा के बारे में, लेकिन अस्मत आपा को ये मालूम था कि कहाँ किस ज़ुमरे में रखा जा सकता है इंसानी जज्बात को, कहाँ जज्बात की ज़रूरत है, इमोशंस कहाँ चाहिए, और कहाँ बिल्कुल खरी खरी ज़ुबान में उन्हें बयान करना है। उन्होंने खुद कहा था कि जब लोगों ने बहुत पूछा कि अस्मत आपा आपने कैसे लिखा, तो उन्होंने खुद कहा था कि भाई मुझे क्या पता है, मैं तो खुद बच्ची थी, मुझे खुद भी नहीं पता मैंने क्या लिखा। और ये बात बिल्कुल सही है, उनको नहीं मालूम था, जैसे कि सुकृता साहिबा ने कहा। तो एक और बड़ी मशहूर हमारी राइटर हैं फिक्शन की, बानो कुदसिया। असल में उनके शौहर का अशफाक अहमद को वो मेरे पसंदीदा राइटर हैं, तो उन्हें बहुत पसंद करती रही। तो बानो कुदसिया के यहाँ जो कॉन्सेप्ट, जैसे अस्मत आपा ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया मैरिज कॉन्सेप्ट को, दिल की दुनिया एक नॉवलेट था उनका, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो चली जाती है खातून जिन्हें मोहब्बत होती है किसी से, उसे लेके चली जाती है, अब्रॉड चले जाते हैं वो लोग, लंदन वगैरह कहीं। तो वो बाद में उनकी बेटी के मुंह से कहलवाती हैं कि अम्मी अब्बू की मोहब्बत देख के तो शादी के ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, इस पर तो मेरा यकीन ही नहीं है। तो हम आज देख रहे हैं 21वीं सदी में कि हमारे माशरे में उस तरफ का रुझान है, वो रिजेक्ट कर रहे हैं फेरे लेने को, निकाह पढ़ने को, शादियां करने को एक तरह से। और बानो कुदसिया ने भी यही बात कही थी, एक उनका मशहूर नावल है राजा गिद्ध, और एक जगह उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं समझ आती कि किस बेवकूफ़ ने ये शादी और जिस्म और अफजाइश नस्ल यानी औलाद पैदा करने के कॉन्सेप्ट को मज़हब से जोड़ दिया। तो ये हमारे वो सुतून हैं, वो पिलर्स हैं उर्दू राइटिंग्स के, और इन पिलर्स में एक बहुत बुलंद मीनार है कुर्रतुल ऐन हैदर का, जिसे हम इस सदी की बहुत बड़ी राइटर उर्दू, जी शुक्रिया, उर्दू उनके नाम से जानी जाएगी, उर्दू उनके नाम से पहचानी जाएगी। और कुर्रतुल ऐन हैदर के यहाँ जो तानीसियत है, वो एक ऐसी खामोश तानीसियत है जो आपको एक आला दर्जे की दानिश्वर के यहाँ ही मिलेगी, एक तारीखदान के यहाँ मिलेगी, एक मुअर्रिख के यहाँ मिलेगी, और एक ऐसी शख्सियत के यहाँ मिलेगी जिसे दुनिया से मोहब्बत है। दुनिया से मोहब्बत करना कोई आसान काम नहीं है, लोग सिर्फ खुद से मोहब्बत करते हैं अक्सर लोग, यानी हमको तो खैर पत्थर से भी मोहब्बत, हम सोचते हैं ये किसी दीवार में काम आ जाएगा और किसी का पर्दा बन जाएगा। तो एनी आपा का अब के जन्म मोहे बिटिया न कीजिए, आप भूल नहीं सकते कि वो कैसा जबरदस्त किस्म का तानीसी नावल है। या सीता हरण,
या खुद हाउसिंग सोसाइटी, हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी साहब तशरीफ रखते हैं, इन्हें मालूम है कि यानी खुद हाउसिंग सोसाइटी, जिसे हम, उनका शॉर्ट एक नोवेला है इन अ वे, उसे लेके अगर देखा जाए तो उसकी तानीसियत, एक स्ट्रगल, एक छोटी सी लड़की की, एक बिटिया की आगे चलने के लिए, उसमें भी आपको अंडर करंट एक शदीद किस्म की तानीसियत, बोलती, जागती, लड़ती और शोर मचाती महसूस होगी। लेकिन समुद्र के ऐसे ठहराव के साथ जिसमें तूफान ना आया हो, उठने वाला है। तूफान बाद में उठाया हमने 21वीं सदी में। बाकी ये नाम है हमारे पास, कुछ अहम नाम जैसे किश्वर नाहिद साहिबा, फहमीदा रियाज साहिबा और परवीन शाकिर साहिबा, गज़लों की शायरा जिनकी शायरी आप हम सबको एंटरटेन करती है। लेकिन मुझे लगता है कि परवीन शाकिर ने वो लिखा जो उस ज़माने के मर्द हजरात ने खातून शायरा के मुंह से सुनना चाहा। जी, यानी शुक्रिया। यानी आप देखिए कि मैं उसकी दस्तरस में हूँ मगर वो मुझे मेरी रजा से, तुम्हारे तन के भीगे जंगलों में मेरा तन मोर बन के, ऐसी शायरी की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी इसके बगैर भी शायरी ठीक है। जी जी, बल्कि जी सर, हाँ, अलबत्ता ये है कि उसमें तानीसियत आती है कहाँ, जहाँ वो ये कहेंगी कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा कमबख्त और लाजवाब कर देगा। शिकस्त का एहसास हो रहा है? बिल्कुल नहीं। जी सर, आपने जो फरमाया सरांखों में नहीं, आप तो मेरे वालिद मोहतरम की तरह हैं, बहुत शुक्रिया। तो मैं ये अर्ज कर रही थी, हमें किश्वर नाहिद साहिबा के यहाँ और फहमीदा रियाज साहिबा के यहाँ एहतजाज की एक निहायत मजबूत आवाज मिलती है, लेकिन उसमें शोर बहुत है। मुझे शोर अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया। तरन्नुम रियाज साहिबा ने अभी अपनी पसंद नापसंद बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी हम लोगों को बताई, काफ़ी देर इंतज़ार कराने के बाद, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोगों को बताया कि किश्वर नाहिद और फहमीदा रियाज दोनों बहुत उम्दा शायरात हैं, लेकिन शोर मचाने को सिर्फ शोर मचाना ही तानीसी शायरी नहीं समझती हैं वो। और मेरे ख्याल से तानीसियत का सिर्फ शोर मचाना या सिर्फ प्रोटेस्ट करना नहीं होता है। और मेरे ख्याल से जैसा कि जहाँ तक मेरा मुताला है, मैंने ज़ाती तौर पे हिंदुस्तान में क्योंकि मैं रहती हूँ, तो मैंने बिल्किस ज़फ़ीरुल हसन साहिबा का काफ़ी हद तक मुताला किया है और उनके बारे में कुछ लिखा भी है। तो उनसे मैंने बातचीत जब की तो उनका कहना है कि हाँ, मेरी शायरी जो है वो एक तरह का, आई कैन से दैट इट्स अ, इनिशियली शी सेड कि इट्स अ स्क्रीम, आई कैन से दैट एक चीख की तरह है। तो मैंने कहा कि तो फिर तो वही बात हो गई कि इट्स अ प्रोटेस्ट। तो शी सेड नो, आई डोंट वांट टू कॉल इट अ प्रोटेस्ट, बट इट इज अ रिएक्शन, यू नो, आई मीन इट्स अ रिस्पॉन्स टू। सो आई वुड लाइक टू से दैट किश्वर नाहिद हैं या फहमीदा रियाज हैं, मे बी दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग टू life in their own voices, in their own unique voices. But yes, I feel that, sometimes the voices tend to become shrill, and just because just because you want to identify yourself with the poetry of protest, you defy convention, and you are in denial about the entire poetics of your language, from which you are drawing upon. Your imaginative capabilities are actually sustaining themselves from the poetics of your culture and your language. And if you are in denial about that because you are a writer of protest, that I don't think that really contributes to feminism in any way. But I'm sure we will be opening the discussion after a few minutes. But I'm sure I was just maybe I'm just intervening, though I don't really have the mandate to do so. So I just thought for your entertainment I'll just put in something after Tarannum Riaz Sahiba had just said that poetry should not become shrill beyond a point. I think यही आप शायद कह रही थी कि तानीसियत का मतलब। देखिए, माफी चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों की शायरी पसंद नहीं करती हूँ। जहाँ ये शोर नहीं है मैं बहुत खुशी से पढ़ती हूँ ऐसी चीज़ें। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है
और अब तानीसियत आई और ख़त्म हो गई, अब तो कुछ ऐसा, कोई ऐसी लहर चलनी चाहिए जहां मर्दों के हुकूक के लिए लड़ा जाना चाहिए। सुकृता मैम से अब मैं चाहूंगी कि कुछ मैम कुछ पहले इस पे कुछ जवाब दें। लगता है कि ये बहुत एक प्रेजुडिस भी चल रहा है, बहुत सालों से, डेकेड से चल रहा है कि औरत की आवाज में प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उसलिए मतलब उसको ठीक है, एस्थेटिक्स में कहीं पर वो आती है बात कि रिस्ट्रेन बहुत जरूरी है। शायद तरन्नुम यही कह रही हैं कि वो जो रिस्ट्रेन होता है ना, आर्टिस्टिक एस्थेटिक रिस्ट्रेन, उसको यूज करना बहुत जरूरी है, जो कि इस्मत आबा में नजर आता है कि वो कैसे मतलब पॉलिटिकल भी हैं और वो श्रिल भी नहीं है, और वो फेमिनिस्ट भी कह देंगे और ह्यूमनिज्म के तहत भी वो आ जाता है, जिसमें इंक्लूसिव सोसाइटी की बात होती है। लेकिन जब किशोर आपा का, और अगर आप इनका सारा शगुफ्ता उनको पढ़ें तो आपको ये जरूर लगता है हाँ कि शोर है, लेकिन वो शोर की जस्टिफिकेशन भी नजर आती है। जितनी सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव होती जाती है, उतना ही खास तौर पे जो विक्टिमाइज्ड हल्का होता है उसको ज्यादा जोर से बोलना पड़ता है, ताकि वो दूसरी आवाज जो है वो बंद हो, दिन जो है उस दिन को काउंटर करने के लिए फिर वो थोड़ा सा बीच में बैलेंस आता है। तो ये आवाज को सुनना बहुत जरूरी है, चाहे हम उसको डिसमिस करें, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। और उसमें से पोइटिक्स जो निकलते हैं कि जिसको हम लिटरेचर ऑफ प्रोटेस्ट कहते हैं। अब ये देखिए, जैसे सिल्विया प्लैथ है, सिल्विया प्लैथ का असर सबके ऊपर हुआ, हम सबका 60s 70s में जो हमने लिखा। और अगर वो सिल्विया प्लैथ ना होती और ये जो मौजू हैं औरत के साथ जो ताल्लुक रखते हैं, इवन इफ इट इज चाइल्ड बर्थ कहिए या पैंग्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन कहिए या कर्स कहिए, ब्लेसिंग कहिए, उसको जो भी, लेकिन उसको पोइट्री बनाना, तो वो जो उसको कन्वर्ट करना वो बहुत जरूरी था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस को एकदम छोड़ दिया। तो उसने, इसलिए सिल्विया प्लैथ की एक पोएम है जो कि कहते हुए भी मैं नहीं बोल सकती वो, ओ डैडी यू द बास्टर्ड, यू नो। अब ये कहते हुए भी शर्म आती है थोड़ा। तो मेरे ख्याल से एक नए पोएटिक इडियम को, एक नए पोएटिक इडियम को बनाई ना, तो हिस्टोरिकली उसको जगह देना जरूरी है। लेकिन हाँ, एस्थेटिक मेजर्स जो हैं वो हम पे वो है कि हम लोगों ने उसको करना है। मेरा जवाब ये है कि वही उसकी एस्थेटिक्स है। हाँ, असल में देखिए, थोड़ी सी जो हमें रियायत हमें देनी जरूर चाहिए कि वेस्ट में तकरीबन हमसे कुछ 101 बरस पहले ख्वातीन अपने हकूक के लिए, फिर ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो मर्दों के साथ साथ, जैसे आपके लिए कि एक इंडिपेंडेंस, एक अर्निंग की इंडिपेंडेंस, लिविंग की इंडिपेंडेंस, तो उनके जो अपने कंटेम्प्रेरी मर्द से उनके साथ ताल्लुकात की नोयत जो है वो उससे बहुत मुख्तलिफ हो गई जो उनकी माओ दादियों वगैरह में थी। हमारे यहाँ यही प्रोसेस जो है अब हो रहा है पिछले 40-50। चुनांचे हम ये देखते हैं, मसलन मैं थोड़ा सा परवीन को डिफेंड करना चाहता हूँ यहाँ, कि अगर आप उसको देखें कि वो एक मुआशरे की कुव्वत है, एक मर्दों का बनाया हुआ मुआशरा है, जिसमें एक औरत जो कि देखने में भी गुड लुकिंग है और जिसके यहाँ भी कोई ग्रे मैटर है, और फिर ये है कि दुनियावी ताकत जो है वो भी एक है। तो उसके लिए जो चैलेंजेस हैं जमाने के, वो भी बढ़ जाते हैं, और जो उसका पर्सनल चैलेंज या अलमिया कह लीजिए, मिसाल के तौर पे एक नाकाम मोहब्बत जिसको हम कहते हैं, तो उस नाकाम मोहब्बत के अंदर से उसका जो गिरिया जिसको हम कहें या मातमुल बज़ाहिर लगता है कि बिल्कुल उसने पैसिव होके, लेकिन मैं आपको उसका आखिरी ज़माने का एक शेर मैं सुनाता हूँ उसकी, चूंकि आखिरी किताब मैंने एडिट की थी उसकी डेथ के बाद। तो उसमें एक अजीबोगरीब शेर है जो मुझे बहुत हॉन्ट करता है कि मुझे तेरी मोहब्बत ने अजब एक रोशनी बख्शी, मुझे तेरी मोहब्बत ने अजब एक रोशनी बख्शी, मैं इस दुनिया को अब पहले से बेहतर देख सकती हूँ। तो अब वो जब पहले से बेहतर देखने का टाइम आया तो
तो शायद अगर वो मुझे लगता है कि अगर वो जिंदा रहती और उससे निकल आती उस ग्रुप से जिसमें वो उम्र का बेशतर हिस्सा वो रही। तुझे मेरी मोहब्बत ने हाँ तू अब दुनिया को पहले से बेहतर देख सकता है। तो ये उसमें ये हमें अब देखना चाहिए जी कि हमारे यहाँ आज की जो खुसूसन हम ये देखते हैं कि जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास में हमारे यहाँ जो वैल्यू सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, चाहे नाम निहाद ही क्यों ना हो मगर स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके मुकाबले में आप देखते हैं कि बहुत अपर क्लास में और बहुत लोअर क्लास में बुनियादी तौर पर इंसान उसी एक ख़ास दायरे में अपने, तो ये जो मसला है जिसमें चीज़ें अपनी अपनी जगह पे नहीं है वो ज़्यादातर मिडिल क्लास का है और ख़वातीन का इससे ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक हमारे माशरे में उनको एज ए पर्सन हम कहते तो हैं लेकिन उनको पर्सन की पोजीशन नहीं देते। जहां मौका आता है फौरन हम उसको औरत बना के एक साइड पे खड़ा कर देते हैं। तो शायद एक वजह ये भी है कि अभी तक उन औरत की शायरी में वो जो गिरिया कह लीजिए और एक तरह की पैसिविटी तो वो है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी इन्होंने मिसाल दी कि फहमीदा और किश्वर में उसमें जिसको प्लेइंग टू द गैलरी वाला कहते हैं ना जी, कि चूंकि मर्दों के मुआशरे में इस वक्त इनकलाब, रिवोल्ट, गाली देना वगैरह ये पसंद, तो हम भी उसकी तरह से देखा तो वो भी कोई बहुत ज्यादा ओरिजिनल नहीं है मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि उनकी ओरिजिनल शायरी और है। अभी सिल्वा प्लैथ का आपने जिक्र किया, अगर आप फहमीदा रियाज की इब्तदाई नज़में देखें, वो जो उसने अपने पहले बच्चे की पैदाइश पे लिखी है, लाओ हाथ अपना लाओ जरा, दैट इज ए ब्यूटीफुल पोएम। तो वो तो उनकी उसके बाद फिर उन्होंने फिर अपनी, ये मैं समझता हूं कि अपने अंदर की शायरी करने की बजाय अपने इर्द गिर्द की दुनिया की शायरी शायद ज्यादा की। मेरे ख्याल से तो फहमीदा रियाज की रिप्रेजेंटेटिव पोएम है वो लाओ अपना हाथ करीब लाओ, और वो सेलिब्रेट करती हैं सेक्सुअल आइडेंटिटी को और मर्द के साथ जो वुमनहुड के जो फुल ब्लोन एक वुमनहुड को पाया जाता है उसको बिल्कुल सेलिब्रेट उसके बाद मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बाद में फिर वो नहीं रही वो मेरे ख्याल से वो एज अ वुमन हेटर तो नहीं जानी जाती हैं। जी आप क्या बताइए? कुछ नहीं, मैं बस ये अर्ज कर रही थी कि जैसा अमजद भाई ने दुरुस्त फरमाया 100% कि एक शोर मचाने के बाद, एक तरह से रातों रात अहम और मशहूर हो जाने के बाद, क्योंकि वो दोनों शायरात किश्वर नाहिद और फहमीदा रियाज बहुत अच्छी बड़ी शायरात हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। जब उन्हें ये लगा कि हाँ अब क्या लिखना चाहिए फहमीदा रियाज साहिबा को खासकर, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें दी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छी शायरी नहीं की, लेकिन अब तानीसियत का सवाल था, तानीसियत का जवाब देना था, तो उसके ताल्लुक से हमने अर्ज़ किया कि क्या होता है इससे कि आप जोरों शोर से कुछ चीज़ें पढ़ देते हैं, कुछ चीज़ें लिख देते हैं, बहुत शोर मच जाता है, अरे फलां साहिबा ने ये अल्फाज यूज़ कर दिए और ये कह लिया और ये अखबारों में आ गया, ख़त्म। तो जो नई जनरेशन है वो तो सोचती है कि इसी तरह के मेटाफर्स, इसी तरह की इडियम, इसी तरह की चीज़ें यूज़ करने से ही हम शायर हो जाएंगे और नस्लें इससे गुमराह होती हैं, इसलिए मैं इसके खिलाफ। मैं अर्ज करूँ, ज़ारा निगाह को हम शायद भूल गए इसमें सारे। मेरे ज़ाती ख्याल में शायद अगर तवाज़ुन की कोई बेहतरीन मिसाल हमारे सामने इस वक्त है कि एक तरफ वो ये भी लिखती हैं कि मैं जब मेरा शौहर घर आता है तो मैंने जो कपड़े पहने हैं उसके लिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं उसको कैसा लग रहा है, ये भी लिखा। और फिर तालिबान पर भी नज़में उनकी लिखी, और दोनों नज़मों में आपको एक जेन्युइन शायर जो है वो बोलता हुआ नजर आता है। तो ये मैं समझता हूँ कि शायद अगर इस हवाले से देखें तो सबसे मतवाज़न आवाज़ जो है हमारे दौर की वो शायद ज़ारा निगाह ही ठहरती है। मिसाल के मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिसाल के तौर पे जैसे वेजाइना मोनोलॉग्स इस किस्म का अगर एक स्टेट आ जाए कि जिसमें कि उर्दू की शायरात भी इस तरह के जैसे कि सुकृता मैम ने कहा कि डैडी यू बास्टर्ड, इस तरह की चीज़ें लिखी जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी जामिया में जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पे अभी बताया मेरी बेटी ने कि लड़कियाँ सैनिटरी नैपकिन्स दीवारों पे चिपकाती फिर रही हैं, बिकॉज यू वांट टू से दैट दीज आर नॉर्मल थिंग्स।
things, and you want to you want to kind of bring them out of the closet and kind of create an environment when one day they will become normal things which you use in your daily, like your pen and your pencil or whatever. So कल को वो आपकी शायरी में भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो आपके पोइटिक कन्वेंशन का हिस्सा बन सकेंगी. तो इसी सेंस में हम कह रहे हैं कि तानीसियत का मतलब सिर्फ यही है कि आप औरतों की दुनिया जो है, जो स्पेस है, उस स्पेस को ओपन अप कर दीजिए और उस स्पेस में आप मर्दों के बीच में आपस में ब्लरिंग कीजिए उस कंपार्टमेंट्स की. मुझे लगता है कि यही तानीसियत है. एक और चीज जो आ रही है, और वो मुझे लगता है कि हम जो खासतौर पे जो हमारी क्रिटिकल सेंसिबिलिटी है, और वो उसमें उर्दू और हिंदी और अंग्रेजी वाले भी सभी, वहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, खुले दिमाग नहीं है. और जो क्रिएटिविटी में खुला दिमाग है और रिस्क लेने का जो एडवेंचरस स्पिरिट है, वो मैच नहीं कर रहा क्रिटिकल. और वो पता नहीं मैं किस हद तक सच कह रही हूँ, लेकिन शफून भी बंद होने को आया था. थैंक यू वेरी मच कि आपने फिर से उसको रिवाइव किया, क्योंकि लेकिन क्या करें, मतलब ना क्रिटिकल वो थॉट आता है. और मुझे खास ये मालूम है कि कितनी आपको मेहनत करनी पड़ती होगी टू गेट द राइट काइंड ऑफ लिटरेचर टू पब्लिश. लिटरेचर तो मिल रहा होगा, क्रिटिकल राइटिंग, तो वो क्रिटिकल राइटिंग की सेंसिबिलिटी जो है यहाँ डेवलप नहीं हो रही. मैं इसलिए ये कह रही हूँ, देखिए जैसे T.S. एलियट थे या और भी कुछ, मंटो भी कुछ हद तक थे, उन्होंने भी कुछ काफी कुछ कह देते थे, हालांकि लिखा नहीं, लेकिन उन्होंने अपने एस्थेटिक्स बनाए. थ्योरी कहीं पे आई कि हमें एक्सेप्ट करना, बाद में किया हमने एक्सेप्ट, कितना टाइम लग गया मंटो को एक्सेप्ट करते हुए. ऐसे ही हम इस्मत को भी, सबको मतलब बहुत टाइम लगा रहे हैं. तो T.S. एलियट ने भी ऐसे माहौल बनाने के लिए कई क्रिटिकल थियोरेटिकल एसेज लिखी थी, फिर पोइटिक ड्रामा आया, फिर हम एक्सेप्ट करने के वो जो मयार हैं वो तैयार हो गए थे. तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रही हूँ कि फेमिनिज्म के ताल्लुक से हमने एस्थेटिक्स को रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया अभी तक यहाँ पर. हालांकि मैं जानती हूँ कि दलित फेमिनिज्म में हो गया ये, क्योंकि वो प्रोटेस्ट लिटरेचर था, और प्रोटेस्ट लिटरेचर में उन्होंने ऑटोबायोग्राफी बिकेम अ वेपन, कि मैं अपनी कहानी इसलिए बताऊंगी या बताऊंगा कि मेरी कहानी ये आपको बताए कि यू आर द एक्सप्लॉइटर, मैं विक्टिम हूँ, यू आर द एक्सप्लॉइटर. तो वो वेपन बन गया ना. तो फिर शर्मिला रेगे और दूसरे लोगों ने ये कहानियों को डाइसेक्ट करके अच्छी तरह से एस्थेटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट और एस्थेटिक्स ऑफ दलित फेमिनिज्म वो लिखे. तो अब माहौल बन गया. अब शिवा कामी का आज वहाँ शायद नेहरू मेमोरियल में कल था या, तो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो मुझे लगता है ये हिंदी उर्दू में हमने ये थॉट प्रोसेस नहीं गया उतना, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट नहीं हुआ. एग्जैक्टली. लेकिन ये जो ऑटोबायोग्राफीज का आपने जिक्र किया ना, वो सच्चाइयां थी, वो सदाकतें थी जो उन कैरेक्टर्स पे गुजरी. जो ये है कि ये नैपकिन चिपका रहे हैं और ये सब, ये तो शोर है जो वेस्ट से आया है, बिल्कुल गुमराह करने के लिए और शोर मचाने के लिए. जो दलित अदब में है वो तो सच्चाइयां हैं, वो बिल्कुल सच्चाइयां जिनसे उनको जीने का हक मिलता है और मिल रहा है और मिलेगा इंशाल्लाह और भी. लेकिन बाकी जो आप वेस्ट से मुस्तार ले लेके उसको अपना के उसको इंडियनाइज करने की कोशिश करते हैं, वो सोसाइटी सह नहीं पाएगी और बच्चे हमारे गुमराह होते रहेंगे. पीरियड्स तो पूरी दुनिया में लड़कियों को होते हैं, मसला तो ये है ना. तो उसका तमाशा क्या करने की जरूरत है? हर इंसान को पता है कि वो इसी से पैदा हुआ है, उसका तमाशा क्या बना. जैसे एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगी बिफोर हम इसको ओपन करें. एक बात ये, जैसे कि हालांकि ये बात जो है मुझे नहीं मालूम कि मैं कहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक पर्सनल सी बात है. जैसे किश्वर नाहिद साहबा एक बार हमारे घर आई थी इलाहाबाद में अभी रिसेंटली, तो मिरर ऑफ ब्यूटी के बारे में बात हो रही. कई चांद थे सरे आसमां, तो उनसे तुम करके हमारे अब्बा से बातचीत है, बहुत दोस्ती है जाहिर है पुरानी. तो बचपन हम लोग उनके गोद में खेले हुए हैं. तो कहने लगी कि भाई बहुत अच्छी किताब है सब कुछ, लेकिन मुझे नहीं पसंद आई क्योंकि तुम्हारी हीरोइन खूबसूरत क्यों है. मुझे खूबसूरत औरतों से शिकायत है. औरतों को खूबसूरत होना जरूरी है क्या? तो मुझे उनकी ये बात नहीं समझ में आई. भाई औरतों का खूबसूरत होने का भी तो हक होना चाहिए ना भाई. अगर इतने पुराने शायरों ने बड़ी बड़ी संस्कृत और कैसी पुरानी पोएटिक्स में औरतों के ब्रेस्ट को माउंटेन से तशबीह दी गई है, कहा गया है कि ये नुकीले पहाड़ हैं जिन पे चढ़ने से हमारी जान निकल जाती है. तो कम दो भाई, कुछ तो क्रेडिट दो, कुछ एसेट्स हैं हमारे पास. हाँ,
आप कोई एसेट्स को भी नहीं मंजूर कर रहे, ये कौन से फेमिनिस्ट है? मैं तो समझती हूँ कि फेमिनिज्म जो है इसकी भी हमें थियोराइजिंग करनी। अब हमें वंस अगेन वी हैव टू, असल फेमिनिस्ट हम तब बनेंगे जब हम दोबारा वहां तक अपनी थ्योरीज को, अपनी पोएटिक्स को ले जा सकेंगे। कि अगर वजीर खानम के पास वो सोचती है कि मेरे पास, हमने फिर अपने अब्बा से बहुत लंबी गुफ्तगू की इस पे, तो उन्होंने कहा कि देखो ये इसलिए एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट है क्योंकि वो अवेयर है अपने एसेट्स से और वो जानती है अपने प्रोज और एंड कॉन्स के बारे में। ये समझती है कि मुझे क्या, कहाँ पे मैं, किस हद तक मैं कहाँ से क्या गेन कर सकती हूँ। एंड शी इज रेडी टू, नॉट दैट शी इज एक्सप्लॉइटिंग द नवाब, बट शी इज ऑल्सो इन लव विथ हिम पार्शियली, बट शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू असेस कि व्हाट इज लव एंड क्या ट्रू लव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एंड किस हद तक मैं जा सकती हूँ, किस हद तक नहीं। सो अब आप लोगों की इजाजत से मैं आई विल ओपन द फ्लोर टू क्वेश्चंस, एंड जिसको जिस स्पीकर से सवाल पूछना है। तो पहला सवाल आप अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। मेरा नाम है मलिक अब्दुल बासित और मैं कश्मीर से हूँ। तो मैं नाम भूल गया उनका, फिर भी मेरा सवाल इन्हीं से रहेगा। नहीं, हाँ माफ कीजिएगा। नहीं, कुछ गुफ्तगू में ज्यादा घुस गए तो इसलिए। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जैसे आपने कहा अभी जब आप कह रही थी नैपकिन्स के बारे में कि वेस्ट का कुछ ऐसा है। इनफैक्ट मैं कश्मीर की बात करूंगा, जितना भी काम हुआ है अभी तक, चाहे वो फिक्शन में हुआ हो, तो या तो हमें अब बशार पीर का एक पर्सपेक्टिव नजर आता है कि ये नैरेटिव उसका है, एक वन साइडेड नैरेटिव है, या फिर दूसरे साइड से भी कश्मीरी पंडित्स का भी एक मतलब एक नॉवल आया है, तो उनका अपना पर्सपेक्टिव आया है। सो इंटरेस्टिंगली हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने एक दो लोगों से बात की, तो कश्मीरी में आपस में दिल्ली में, तो क्योंकि दिल्ली आके हम थोड़ा लिबरेट हो जाते हैं, मतलब बात करने लगते हैं खुल के। सो आई वॉज टॉकिंग टू दिस फ्रेंड और उसने ऐसा कुछ कहा कि उसने कहा कि जब मिलिटेंट्स मेरे घर में पहली बार आए थे तो कुछ ऐसा हुआ था कि आई वॉज नॉट एबल टू डू, there was this girl in our house and they kind of had some intimate relationships and he was not able to go for sex that day. So what I'm trying to say is that what happens when you have these narratives of, जब आप वन साइडेड नैरेटिव्स लेते हो और आपको लगता है कि ये जो नई चीज है, अब सेक्स भी तो वेस्ट से नहीं आया है, मेरे ख्याल से यहां भी होता ही है। सो अगर आप इन चीजों को राइटिंग में नहीं लाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको एक पर्सपेक्टिव आपका खत्म हो जाता है। तो उस पे आपका क्या कहना है? जी सर, ये ऐसा तो हमने कुछ कहा नहीं और ना ही ये हमने जो जितने भी अल्फाज कहे इस वक्त तक उसमें किसी चीज में इस तरह का कोई हवाला नहीं है कि आप नेचुरल अंदाज में जीना छोड़ दीजिए और जिंदगी क्या है और उसे कैसे चलाना है, आपके कौन से जज्बों को कौन सा खौफ मजरूह करता है और कौन सा उसको तहरीक देता है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, आप एक बार उसको फिर सुन लीजिए अगर रिकॉर्ड। और सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ह्यूमन राइट सोशल एक्टिविस्ट, और लिखती हूँ। बेसिकली मैं जब आई, माफी चाहूंगी थोड़ा लेट आई, तब जी किससे सवाल है? अब बेसिकली मुझे कुछ चीजें जोड़नी है और एक बात रखनी है। सवाल तो मेरी मजाल नहीं कि मैं सवाल कर सकूं, तो फिर सवाल से मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर ये वाली बात यहाँ पर आई है कि ठीक है, फहमदा रियाज ने जब बच्चे के बारे में, मतलब अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी, मतलब अपने बच्चे के आने पर लिखा है और उसके बाद वो कायदे से एक रिवोल्यूशनरी शायरी या उस तरह पे वो चली गई हैं, या किश्वर नाहिद जिनसे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। और मैं मानती हूँ कि आज की तारीख में जिस तरह की भी चीजें हैं, औरत अगर समाज के उस पॉलिटिकल जबर का हिस्सा बनने की बजाय समाज को जागरूक करने की अगर बात करती है तो वो इतनी शोर क्यों है? हम क्यों ये चाहते हैं कि बाहर में जो गोली चल रही है, अगर मिलिटेंट की बात की है एक साथी ने अभी, वो गोली चल रही है और उसमें जुलेखा मैं नहीं लिख सकती, अमजद साहब लिख सकते हैं। उस दर्द को, उस महसूस को उसकी माँ के लिहाज से, उसकी बहन के लिहाज से, या अभी जिसको आसाम के अंदर मार डाला गया इतनी बुरी तरह से, अगर उस पर जुलेखा लिखती है, फहमीदा रियाज लिखती है, या वो, तो ये इतनी शोर की शायरी कैसे हो सकती है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि औरत को सिर्फ अपने खूबसूरती पे लिखना या घर खाना बनाना, फूल पत्ती पे लिखना ही अगर तरन्नुम साहिबा आप जवाब दीजिए। मुझे लगता है जी, मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा सवाल ये कहना, बस ठीक है, आपका सवाल समझ लिया। मैं ये अर्ज कर दूं, शुक्रिया, कि फहमीदा रियाज साहिबा ने जब ये नज्म लिखी थी, जब
ये नज्म लिखी थी फहमीदा रियाज साहिबा ने, तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी। ये उनकी महज एक तरह से किसी बात से इंस्पायर होकर इतनी खूबसूरत नज्म उन्होंने कही थी। आप उनकी सारी शायरी पढ़िए, आपको बहुत अच्छी उम्दा मेयारी शायरी मिलेगी। मुझे उन चीज़ों से इख्तलाफ है जिनमें जो बातें हम हुस्न में लपेट कर कह सकते हैं, वो बातें बरहनगी और बदसूरती से कही जाए, हमको पसंद नहीं। और जी जी, और दूसरे बस ज़रा सी बात ये ऐड करना चाहती हूँ कि मैंने आज तक किसी खातून को बदसूरत नहीं देखा, किसी इंसान को, किसी जानवर को ऐसा नहीं देखा जो हसीन ना हो। हर इंसान में खूबसूरती है। मेरा नाम अली मुहतशिम है और बहुत छोटा सा सवाल है कि शायरा लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल किया तरन्नुम साहिबा ने, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम शायर ही लफ्ज इस्तेमाल करें और ये खत्म ही कर दे शायर लफ्ज? क्या फर्क? देखिए आप मुझे ये बताइए, क्या सेग्रीगेशन सा नहीं नजर आता थोड़ा सा? जस्ट अ मोमेंट प्लीज, डू यू थिंक दैट अरुंधति रॉय इज लेस इम्पोर्टेंट एंड इज नॉट रेड एज विक्रम सेठ इज रेड और एज दिस अरविंद एडिगा काइंड ऑफ, जो रिसेंटली जिन्होंने गॉट दिस बुकर प्राइज, बुकर्स के जो लिए थे? मुझे ये बताइए कि आप कुर्रतुल ऐन हैदर को ले लीजिए, अरुंधति रॉय को ले लीजिए, अगर सिर्फ उनका नाम हटा दिया जाए तो क्या उनका फिक्शन, उनका won't it inspire you to write something, to think about, to mull over? Don't you think so? Should be there any difference? शायरा है तो वो खातून है भाई, उसकी जुल्फें लंबी हैं, झुमके पहनती है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, पोइट के साथ पोइटेस भी तो कहते हैं ना, तो वहाँ भी गालिबन नहीं कहना चाहिए। हाँ, नहीं कह रहे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना तरन्नुम, लेमेंटेशन का जो आंसर, एक लेमेंटेशन जो दिखाई देता है ना इस तरह की शायरी में, इस तरह के नामों में लेमेंटेशन आता है, तो लेमेंटेशन खत्म हो जाना चाहिए। आप इसको पॉजिटिवली लीजिए ना, शुक्र कीजिए कि वो भाई और बाप के नाम से नहीं लिखती, वालिदा फलां साहब और खाहिरा फलां साहब से नहीं लिखती, अपने नाम से लिखती है। मगर वो खुद को शायरा नहीं कहती, लोग उसे शायरा कहते हैं। अच्छी बात है, शायर, मैं तो खुद को शायरा कहती हूँ। अगर मैं खुद को नहीं, हमने देखा मेरा कागज कहाँ चला गया, 5 तक है। सिर्फ कैन आई से समथिंग, क्योंकि मैंने वो इस्मत आपा के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही थी। हाँ, क्योंकि मैंने इस्मत आपा के कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बेगुमाती ज़ुबान की बात कही थी, वो उसका जो एक एक्सटेंशन है वो मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये शब्द की बात हो रही है, शायरा का इस्तेमाल करना, पोएटेस, ये डिबेट बहुत आ रही है वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में भी, हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी। नहीं तरन्नुम, वो उसमें फजूल नहीं है। सुनिए, मैं नहीं, आप पानी पी रही हूँ और मुझे काफी इल्म मेरे नहीं तरन्नुम, वो बात ठीक है कि आप एग्री करें नहीं करें, मैं करूं नहीं करूं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, पर ये चीज डेफिनेटली अंडर डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत इनसेंसिटिवली वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारे सवाल उठ रहे हैं कि विमेन्स लैंग्वेज, इसका इंटरवेंशन, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी, इसका असर्शन ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको अपने माइंड सेट बदलने हैं, और वो बदलने के लिए लफ्ज़ जो हैं वो हमारे लफ्ज़ क्या हैं, वो एक कल्चर का बैगेज है ना, एक पूरे कल्चर का बैगेज है। बहुत देर हमने वो इस्तेमाल किए, इसलिए वो उसकी कॉनोटेशंस भी बदलती जा रही हैं, लेकिन हम वो बदलाव को कैसे कंटेन कर पाए? कई बार तो होता है कि वो नुएंसेस अपने आप समझ में आती हैं, कई बार वो नुएंस समझ ही नहीं आता, जैसे कि इवन सैनिटरी टॉवल वाली बात जैसे है, वो टैबू वर्ड तो है ना, कहते हुए हम, मेरी जनरेशन में, मेरे टाइम में हम ये ऐसे पब्लिकली कहेंगे भी नहीं, लेकिन सच्चाई तो है। नहीं, एक मिनट, तमाशा नहीं, ये बात करनी जरूरी है, इसलिए मैं कर रही हूँ। सिर्फ असर्शन है वो ये कि भाई इसको भी आप देखिए, ये एक रियलिटी है, उसको अंडर द कारपेट मत डाल दीजिए। तो ये बहस करने से ही वो निकल आ रही है बात। अच्छा है कि हम डिसएग्री करें, अच्छा है, क्योंकि ये बहस होनी चाहिए ताकि ये वर्ड्स जो हैं उसके मायने भी और क्लियर हों, और फिर डिस्क्रेशन यूज करें। चॉइस है आपके पास, क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना, वो चॉइस है। लेकिन वो एटिमोलॉजी के पीछे जाना हर शब्द के, वो भी बहुत जरूरी है, और हर शब्द को पहचानना जरूरी है। ये क्लोजेट वाली जो बात कही, यू नो, यही बात जो औरत
भारत को ल्यूनेसी कह के, हिस्टेरिकल कह के एक बहुत अहम किताब लिखी गई थी अमेरिका में। हर चीज़ अच्छी नहीं होती अमेरिका की, बिल्कुल नहीं, लेकिन खासतौर पे ये चीज़ जो है, मैड वुमेन, कुछ चीज़ें अच्छी हैं। मैड वुमेन इन द एटिक, वो मैड वुमेन इन द एटिक हमने वहाँ बंद करके रखी हुई है। वो मैड नहीं है, शी इज़ नॉट मैड, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज किए, ऐसे सोचा जाता है जैसे मैड है। हिस्टेरिकल क्यों होती है, उसकी जड़ में जाना बहुत ज़रूरी है। वो ज़रा भी प्रोटेस्ट करने लगती है तो उसको लगता है, क्योंकि विक्टिम है इसीलिए प्रोटेस्ट करती है। जब मेरे पास रिफ्लेक्सिविटी के टूल्स ही नहीं है कि मैं अपना रिफ्लेक्सिविटी करूं, मैं क्या हूं इसके बारे में सोचूं। सिमोन दे बोवेयर, मदर ऑफ ऑल मदर्स, जो सेकंड सेक्स जिसने लिखा था, वो हमारी बाइबल है आज, और उसको हम भूल जाते हैं क्योंकि वो श्रिल वाली बात आ गई है ना। बहुत सही बात है, बिल्कुल। तो वो किताब में वो क्या कह रही है, वो यही तो कह रही है कि आप रिकंस्ट्रक्ट करो अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को, अपने चॉइसेस को, अपनी कन्विक्शन को बनाने के लिए जुबान भी चाहिए ना। तो जुबान को दोबारा देखिए, एक बार दोबारा देखिए। हो सकता है कि हम बहुत सी चीजें छिपा देते हैं, और उसको अंदर से निकाल के देखिए जरा, फिर रिजेक्ट कीजिए। मोहतरमा सुकृता पॉल साहिबा आ रही है तो कितना अच्छा जी, अली साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हम लोग बहुत जनरलाइज कर रहे थे फहमीदा रियाज और किशोर नाहिद के बारे में। देखिए, उनकी जो शायरी जिसका जिक्र आमतौर पे आपने किया, वो पत्थर की ज़बान की शायरी है और बदंदरीदा की। 70s के बाद उनकी शायरी बिल्कुल एक दूसरा रुख है। जब एग्जाइल का ज़माना आता है, जनरल ज़िया का ज़माना आता है, तो फहमीदा कैन नॉट बी ट्रीटेड एट जस्ट वन लेवल। देयर आर टू वेरी डिफरेंट लेवल्स फहमीदा। एक तो बात ये ध्यान रखने की है, दूसरा ये ध्यान में रखने की ज़रूरत और है कि जैसे सुकृता ने कहा कि वो हमारा बाइबल है, वो है, लेकिन इंडियन फेमिनिज्म बहुत अलग है। इंडियन फेमिनिज्म जो है, हमारा कॉन्टेक्स्ट अलग है, हम दूसरे लोग हैं, हमारा कल्चर दूसरा है। आपकी बात की मैं मुवाफ़क़त बहुत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनकी बात की मुवाफ़क़त नहीं कर रहा हूँ। हमारा कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है, हमारा फेमिनिज्म अलग है। एक फेमिनिज्म के बारे में एक बहुत किसी ने मजाक में कहा, लेकिन बहुत सही कहा, कि दुनिया में फेमिनिज्म उतने किस्म के हैं जितने किस्म की औरतें हैं। तो आप प्लीज़ ये न कहिए कि वो हमारा बाइबल है, हमारा बाइबल कहीं और है। हमारा बाइबल खुद हमारे क्लासिकल लिटरेचर में है। सूजी थारू की किताब देखिए ना आप, उसके अंदर मिलेगा आपको। और अब क्योंकि वक्त हमारा जो है वो खत्म हो चुका है, तो आप लोगों का, आप सबका, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द पैनलिस्ट। अमजद इस्लाम अमजद साहब का बेहद मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं सुकृता पॉल कुमार साहिबा, मेरी दीदी, और तरन्नुम रियाज साहिबा, जिन्होंने मेरे नाम की इतनी तारीफ की, और मेरी बहन वो भी हैं, बड़ी बहन, और आप सारे मेरे जितने भी ऑडियंस और सुनने वाले जिन लोगों ने इसमें जो शरीक हुए आज की महफिल में, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हम लोग फिर इस तरह की बहसें करते रहेंगे। सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू, हिंदुस्तान की मिट्टी के आसमां का जादू, हिंदुस्तान का जादू, उर्दू ज़बां का जादू, हिंदुस्तान का जादू, सारे जहां का जादू।